हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, इस वीडियो सीरीज़ का जो हमारा सेशन है, इसमें हम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम विषय कोड 1002 अप्लाइड फिजिक्स का जो टॉपिक आपके रहेगा वो रहेगा यूनिट 5 का दूसरा टॉपिक, यानी कि 5.2 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ठीक है, 5.1 जो टॉपिक था, इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो था हमारा, उसमें हम ऊष्मा और ताप के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उनके जो कन्वर्जन है, ताप की पैमाने जो होते हैं उनके बारे में, ये सारा बात जो है हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। और आई होप आपको ऊष्मा के और ताप में जो डिफरेंस है वो आपको उससे समझ में आया होगा। ठीक है, आज हमारी ये कि ऊष्मा जो है वो हमने देख लिया कि ताप का मतलब ये है कि ऊष्मा को वो क्या करता है, संचरण की दिशा को बताता है कि जो है संचरण है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर हमेशा जो है ऊष्मा का संचरण होता है। ये कौन डिसाइड करता है? ये ताप डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन वो संचरण जो होता है वो संचरण किस किस तरह से हो सकता है? क्या कोई उस ऊष्मा को लेके जा रहा है या कोई फेंक रहा है ना? अब ये मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये संचरण के तरीके हो सकते हैं ना। आप बॉल को फेंकते हो तो एक जगह से दूसरी जगह बॉल चली गई, आप लेके जाते हो, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ऊष्मा का संचरण किस किस तरह से हो सकता है उसकी हम आज जो है वो बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि जो ऊष्मा का संचरण है वो 3 विधियों से हो सकता है। कौन कौन सी? चालन, सहवहन और विकिरण। चालन का मतलब है कंडक्शन, कन्वेक्शन और विकिरण। ठीक है, तो ये जो है तीनों विधियां हैं जो हम इसके बारे में आज डीपली जो पढ़ेंगे। ठीक है, विद एग्जांपल्स। और आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो मैं आज वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ इस पे बड़ा क्वेश्चंस आपके 6 नंबर का जो आता है एग्ज़ाम में, 6 नंबर का, 12 नंबर का, वो जो क्वेश्चन है वो कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो वीडियो है आज का हमारा, क्योंकि चालन, सेवन और विकिरण, यानी कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिया जाता है ऊष्मा संचरण की तीनों विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। और उसमें आपको ये जो वीडियो है पूरा का पूरा आपको कम्प्लीटली हेल्प करने वाला है आज। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम अपने पहले संचरण की विधि पर, और वो है चालन यानी कि कंडक्शन। चालन का मतलब क्या है? चालन का मतलब सिंपली ये है कि अगर हम कोई एक वस्तु लेते हैं, ठीक है, उसके एक सिरा गर्म है और दूसरा सिरा क्या है, ठंडा है। तो आपने देखा होगा जैसे लोहे की रोड है, लोहे की छड़ को आपने पकड़ा, ठीक है, ठंडी जो है उधर से पकड़ा, और एक तरफ आपने क्या किया, गैस पे उसको गर्म किया। तो जैसे ही आप गर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपके हाथ का जो सिरा जहाँ पे पकड़ रखा है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म होने लग जाएगा ना। ठीक है, तो क्या लोहे के जो वहाँ पे जो परमाणु है या कण है, वो लोहे के कण जो गर्म हो रहे हैं क्या वो आ रहे हैं क्या आपके हाथ की तरफ? नहीं आ रहे। लोहे की छड़ तो वैसी की वैसी है। तो क्या हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब दो सिरों के मध्य किसी वस्तु के क्या हुआ, तापांतर था, उस तापांतर के कारण क्या हुआ, अधिक जो ताप वाले सिरे से निम्न ताप वाले सिरे की ओर से क्या हुआ, ऊष्मा का संचरण हुआ। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। इसमें कोई अणु आपके पास नहीं आया, यानी कोई परमाणु जो है लोहे का वो उठ के उधर नहीं आ रहा है, वो लेके नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब इस तरह के जो संचरण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। ठीक है, आपको जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर एल लंबाई की छड़ ली है, अनुप्रस्थ काट उसका ए है, एक सिरा गर्म है, दूसरा सिरा क्या है, ठंडा है। ठीक है, तो ठंडे सिरे गर्म सिरे से क्या होगा, ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा का चालन होने लगता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी वस्तु के दो सिरों के बीच तापांतरण होने के कारण ऊष्मा का अधिक ताप वाले सिरे से निम्न ताप वाले सिरे की ओर ऊष्मा का संचरण जो है उसे हम क्या कहेंगे, चालन कहेंगे। और लोहे की छड़ का इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, कि एक सिरा अगर गर्म करने पर दूसरा सिरा क्या होता है, गर्म हो जाना, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी जो ठोस है, यानी कि जो तांबा, लोहा, चांदी, ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं, इसको जैसे ही हम एक सिरे को गर्म करते हैं तो ऊष्मा जो होती है एक ऊर्जा का ही रूप है। तो वो क्या करते हैं कि जो ठोस के अणु होते हैं वो ऊष्मा को लेते हैं। ऊष्मा को लेने की वजह से उनकी क्या होती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। और ऊर्जा बढ़ने की वजह से वो अपनी साम्य अवस्था जो अब उसको छोड़ के जा नहीं सकते, अच्छे से बंधे होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, बंद होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट बंद होते हैं। ठीक है, तो उनको तोड़ के तो निकल नहीं सकते, तो वो उस ऊर्जा की वजह से क्या होते हैं, अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द गति करने लगते हैं। ठीक है, गति कैसे, कंपन गति।
ठीक है, वो कंपन करने लगे। और तो कंपन करने लगे, जिसके पास जितनी ऊर्जा ज़्यादा उतना ज़्यादा कंपन करेगा। अब कंपन करने से जो पास वाला अणु होगा उसको वो टक्कर करेगा, तो टक्कर करके ऊर्जा जो है उसको ऊष्मा के रूप में आगे संचरित उसको ट्रांसफ़र कर देगा। अब वो उसको ट्रांसफ़र करने से वो कंपन करने लग जाएगा, फिर उसके अगला को करेगा वो, फिर उसके अगले को वो करके, तो वो क्या है, अणु जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते नहीं है, वो अपनी साम्य अवस्था में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और उस कंपन की वजह से अपने पास वाले को क्या करते हैं, अणु को टक्कर करते हैं। और टक्कर से क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण पास वाले को कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, सारे के सारे रोड के अंदर एक सिरे को गर्म कर रहे हैं, तो सारे के सारे अणु क्या कर रहे हैं, आपस में कंपन करने लग गए। और ऊर्जा का क्या हो रहा है, वो ऊष्मा के रूप में ट्रांसफ़र आगे करते जा रहे हो। धीरे धीरे हमारे जो हाथ वाले जो अणु हैं वो भी क्या कंपन करके ऊष्मा ले रहे हैं उससे, उन पास वालों से, तो वो भी गर्म होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये चालन का तरीका होता है, यानी कि अणु खुद नहीं जा रहा लेकिन टक्कर करके और अपनी ऊष्मा को आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा ईंटें जो होती है ना, ईंटों में क्या हो रहा है, जो ईंटों की ट्रक खाली करते हैं वो क्या करते हैं, लाइन से खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को ईंटों का ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ईंटें खुद जाके तो रखते नहीं है, वो एक आदमी ट्रक में खड़ा है वो ईंटें उठाता है, एक नीचे खड़ा है उसको फेंकता है, एक मान लो जमाने वाला आगे खड़ा है वो उसको फेंकता है, ऐसे करके ईंटों का ट्रांसफ़र हो गया। वैसे ये क्या हो रहा है, जो है ऊर्जा का या ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरह से, चालन ही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेवन का एग्जाम्पल आप अगर घर में चाय वगैरह बनाते हैं, पानी अगर गर्म करते हैं, सबसे एग्जाम्पल जो है अपना बढ़िया एग्जाम्पल पानी का रहता है, जिसमें आप आराम से देख सकते हैं। तो जब आप पानी गैस पे गर्म करते हैं तो जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो आप देखना उसमें धाराएं उत्पन्न होने लग जाती है। अब नीचे से ऊपर की ओर क्या होगी, पानी की धाराएं उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब क्या है, पानी के अणु खुद नीचे से ऊपर आ रहे हैं। इससे पहले वाले में क्या था, अणु नहीं जा रहे थे, अब क्या हो रहा है, अणु खुद जा रहे हैं, ऊर्जा लेके खुद ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ऊपर का पानी ठंडा है, नीचे का पानी क्या होगा, गैस की वजह से, गैस का बर्नर की वजह से गर्म होता है। तो गर्म होने की वजह से वो क्या होंगे, ऊपर की ओर उठते हैं, ऊपर की ओर उठ के और ठंडा पानी नीचे आता है, गर्म पानी ऊपर जाता है, और ऐसे करके वो जो है ऊष्मा का चालन करते हैं। तो ये कौन सी विधि है, सेवन विधि होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें एक बीकर लिया गया है, बीकर में पानी भर दिया, पानी में KMnO4 के क्रिस्टल डाल दिए। जैसे जैसे गर्म करेंगे तो क्रिस्टल क्या होंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, और वो पानी, अब आपको ये तो आप क्रिस्टल नहीं डालेंगे तो भी आप नॉर्मली घर में जो पानी गर्म करते हैं उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, इस पतीले में आप पानी लीजिए, पानी लेने के बाद क्या होता है, बुदबुदे उठने लग जाते हैं उसमें, आप देखा होगा नीचे ज़्यादा गर्म होने के पहले तो आपको धीरे धीरे पानी जो है वो चलता हुआ भी उसमें दिखाई देता है, नीचे से ऊपर की ओर। फिर जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें बुलबुले भी उठ के और फिर वो ऊपर की ओर जाता हुआ भी दिखता है, भाप बनते हुए भी दिखता है। ठीक है, तो खुद पानी के अणु जा रहे हैं इसके अंदर। तो सेवन में क्या होता है, खुद अणु जो है वो ऊष्मा लेके जाते हैं। ठीक है, आप इसमें देखिए, सेवन ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ की वास्तविक गति के द्वारा होता है। ठीक है, पदार्थ खुद गति करता है। ठीक है, सेवन द्वारा ऊष्मा का संचरण मुख्यतः द्रवों व गैसों में होता है। ठीक है, ठोसों में ये नहीं होता। ठोसों में तो क्या कि कोई बंधे होते हैं ना पूरी तरह से, तो बंद तोड़ के जा नहीं सकते। ठीक है, तो सेवन प्राकृतिक भी हो सकता है और प्रणोदित भी हो सकता है। प्राकृतिक सेवन में पदार्थ की गति घनत्व के अंतर के कारण होती है, और प्राकृतिक सेवन को समझने के लिए हम एक धात्विक पात्र में जल को गर्म करते हैं तो देखते हैं कि ऊष्मीय स्रोत से ऊष्मा पाकर पात्र के पेंदे के निकट का जल प्रसारित होता है, जिसके कारण घनत्व घट जाता है और उत्प्लावन के कारण ये ऊपर की ओर उठता है तथा ऊपर का ठंडा जल इसे प्रतिस्थापित करता है और यह पुनः गर्म हो जाता है, ठंडे जल से प्रतिस्थापक होता है। ये प्रक्रिया जारी रहती है। इस प्रकार सेवन में द्रव या तरल के विभिन्न भागों का स्थूल अभिगमन होता है। ठीक है, अब एक घनत्व का कंसेप्ट भी आता है। ठीक है, आपको पता है कि जो जितना ज़्यादा जिस वस्तु का घनत्व होता है वो उतनी ज़्यादा भारी होगी, वो नीचे की ओर आएगी। यानी कि दो वस्तुएं मान लो, एक कम घनत्व की है, एक ज़्यादा घनत्व की है, तो ज़्यादा घनत्व वाली हमेशा नीचे रहती है। ठीक है, और कम घनत्व वाली उसके अंदर तैरेगी, अगर तरल की बात हम करें। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, पानी को जैसे गर्म करते हैं तो अणु दूर दूर जाते हैं ना ऊष्मा लेके, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका घनत्व कम हुआ। तो कम होने की वजह से ठंडा पानी का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठंडा पानी नीचे आता है, गर्म पानी ऊपर जाता है। ये प्रोसेस इसमें लगातार चलता रहता है। ठीक है, यह है अपने पास सेवन। तो सेवन का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है सेवन में, कि पदार्थ खुद जो है वो ऊष्मा लेकर जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विकिरण। अब ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैक्सिमम जो अपनी ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किससे हो रहा है, विकिरण से होता है। ठीक है,
क्योंकि विकिरण जो है वो क्या है, निर्वात में भी गति कर सकती है। तो जो अपना वातावरण है वो तो सिर्फ पृथ्वी पर है, बाकी पूरे ब्रह्मांड में तो क्या होता है, लगभग निर्वात जैसी स्थिति होती है। तो वहाँ जो ऊष्मा का संचरण होता है, यानी कि वहाँ सूर्य से ऊष्मा जो है वो गति करती है, वो किस में करती है, निर्वात में करती है। और वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है विकिरण। ठीक है, क्योंकि सेवन और चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप इसको देख के क्या है कि विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा के संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण का मुख्य उदाहरण जो है वो कौन सा है, सूर्य से ऊष्मा की किरणों का पृथ्वी पर आगमन। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण के बाहर क्या है, कोई माध्यम नहीं है, लेकिन उसमें निर्वात है। निर्वात में भी जो है सूर्य से जो विकिरण है वो क्या हो रही है, पृथ्वी तक पहुंच रही है। क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की सतह के मध्य कई करोड़ों किलोमीटर की दूरी में विकिरण निर्वात में गति करता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य उदाहरणों में यदि हम आग के पास खड़े होते हैं तो हमें तुरंत गर्म महसूस होता है, ये विकिरण के कारण होता है। अब आग के पास में खड़े हैं फिर भी हमें गर्मी महसूस होती है, बीच में कोई माध्यम अगर सब वैसे तो वायु होती है, लेकिन उसका जो है कंपन में कम योगदान होता है, फिर भी अपने को विकिरण निकलती है उसमें से। यानी कि आप कोई भी गर्म चीज़ ले लीजिए, उसमें विकिरण तो निकलती है। ठीक है, कोई भी गर्म चीज़ लेंगे तो उसमें क्या होगा, विकिरण तो निकलेगी। ठीक है, फिर है कि विकिरण जो होती है वो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है हमेशा। ठीक है, तो विकिरण ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। अन्य तरंगों की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग भी हो सकती है। ये तरंगे प्रकाश की गति अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेग से गति करती है। जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगें आप पढ़ते हैं वो सारी की सारी किससे करती है, प्रकाश के वेग से ही गति करती है। क्योंकि प्रकाश खुद क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। एक तरह से सूर्य से जो अपने प्रकाश आ रहा है, अपने लाइट आ रही है, वो भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। ठीक है, तो सभी गर्म पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस कोई सा भी विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये तरंगें सीधी रेखा में गमन करती है। आपको ये भी पता है विकिरण क्या होते हैं, सीधी रेखा में गमन करती है। अब सीधी रेखा में गमन करती है, ये उसमें विकिरण की बात कर रहा हूँ ना, तो ये क्या करती है, परावर्तन जो आपने किरणों का आपने देखा ना, तो परावर्तन, अपवर्तन, इनके नियमों का भी क्या करती है, सभी नियमों का पालन करती है। ठीक है, 0 केल्विन पर अगर बात करते हैं तो उसमें कोई भी उसमें विकिरण उत्सर्जन नहीं होता है 0 केल्विन पे। लेकिन अगर 0 केल्विन से थोड़ा सा भी अगर अपन टेम्परेचर ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसमें विकिरण जो है वो उत्सर्जित करती है। ठीक है, और जब उसमें विकिरण किसी वस्तु पर आपतित होंगे तो क्या होगा, उसका कुछ भाग हो सकता है कि परावर्तित हो जाए, कुछ भाग खुद वस्तु अवशोषित कर ले, और कुछ भाग क्या होता है, पारगमित यानी वापस बाहर निकल जाए। ठीक है, तो उसमें विकिरण जो है अगर किसी वस्तु पर आपतित हो रही है तो उसके 3 भाग होंगे, पहला परावर्तित होने का, दूसरा अवशोषित होने का, और तीसरा पारगमित होने का। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं QR, R फॉर रिफ्लेक्टेड। ठीक है, फिर है QA, A फॉर अवशोषण, अवशोषण मतलब कि एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तीसरा पारगमन यानी कि ट्रांसमिशन। तो QR प्लस QA प्लस QT बराबर किसके, Q के, जो आपतित हो रही है। ठीक है, जो इंसिडेंट है उसके इक्वलेंट है। ठीक है, तो Q का जैसे अपन इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, QR/Q प्लस QA/Q प्लस QT/Q, और ये किसके बराबर है, =1 के इक्वल है। ठीक है, फिर हम इस QR/Q, QA/Q और QT/Q को अलग अलग जो है नाम देंगे। तो इसमें r प्लस a प्लस t बराबर 1। ये क्या है, ये सारे के सारे जो r है, r वो क्या है, परावर्तन गुणांक, a क्या है, अवशोषण गुणांक, और t क्या है, पारगमन गुणांक। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो पारगमन गुणांक जो r है वो है वस्तु द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा बटा वस्तु पर कुल आपतित विकिरण की मात्रा। ठीक है, फिर वस्तु जो अपना अवशोषण गुणांक है a, वो किसके बराबर हो गया, वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा बटा वस्तु पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा, यानी कि QA/Q। पारगमन क्या हो गया, वस्तु द्वारा पारगमित विकिरण की मात्रा बटा वस्तु पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा, तो QT/Q। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो भी विकिरण किसी वस्तु पर आपतित हो रही है वो 3 उसमें प्रोसेस होंगे। ठीक है, आपतित होने वाली जो कुल ऊर्जा Q लेके आ रही है, कुल उष्मा Q लेके आ रही है, वो 3 भागों में होगी, बटी ऊपर जाएगी। उसके बाद में पहला कुछ मात्रा
परावर्तित हो जाएगी, उसे क्यू आर से देंगे। कुछ मात्रा वो अवशोषित कर लेगी, क्यू ए हो गया वो भाग, और कुछ भाग क्या होगा, पारगमित होगा, जिसे अपन क्यू टी से डिनोट करेंगे। अब वो वस्तु के गुण पे डिपेंड करेगा कि इसमें से आर, ए और टी में से किसका मान कितना होगा, लेकिन एक वस्तु के लिए इन तीनों का योग अगर आप करते हैं तो किसके बराबर आएगा, हमेशा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे कोई वस्तु अपने ऊपर आपतित सारी की सारी विकिरण को क्या करती है, वापस परावर्तित कर देती है, तो उसके लिए आर का मान 1 हो गया, तो ए और टी का मान कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, क्योंकि आर प्लस ए प्लस टी का मान कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अगर सारी की सारी विकिरण अवशोषित हो जाती है तो ए बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, तो आर और टी यानी कि परावर्तित और पारगमित कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अगर सारी की सारी वो क्या करती है, आपतित करके और पारगमित कर देती है, ठीक है, ना तो उसमें से कुछ भी परावर्तित होता है और ना ही कुछ अवशोषित होता है, तो क्यू टी का मान कितना हो जाएगा, क्यू के बराबर, यानी कि टी का मान कितना हो गया, 1 के बराबर, तो आर और ए का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम आर, ए और टी इनकी जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वस्तुओं को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वस्तु की प्रकृति पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड करता है। हर वस्तु के लिए आर, ए और टी का मान अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो आपके मेन जो टॉपिक था इसका, उसमें जो अपनी ऊष्मा जो है उसका किस तरह से स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो 3 मैंने तरीके आपको बताए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में आपके ये पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आप एक बार समझ लेंगे इसको तो उसके बाद कोई डिफ़िकल्टी इसमें आने वाली आपको नहीं है। ठीक है, तो मेरे तरफ से ये टॉपिक जो है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको आपका जो सॉल्यूशन है वो 100% इसका करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।